तो वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख न्यूज को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो है आपका एससी एसटी क्रीमी लेयर से संबंधित। एससी एसटी क्रीमी लेयर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, लेकिन हर कैटेगरी में क्रीम लोग्स होते हैं। तो यहाँ पर आज की पूरी न्यूज में इसमें खास करके ये समझने को मिलेगा कि क्या एससी एसटी के जो क्रीमी लेयर लोग हैं, जो क्रीम लोग हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, क्या उनको एससी एसटी के रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इस पर पिटीशन जारी किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, 6th जनरेशन एरो इंजन है। हालांकि आपको पता होगा कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है हर तरीके की पहलू को सोच रही है। अभी विचार हो रही है कि 6th जनरेशन एरो इंजन डेवलप करने के बारे में। और नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से संबंधित है। जे जेड जो है, जेड मोहर टनल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये टनल, कैसे जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से प्रमुख कितना है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में लेबनान में न्यू लीडर सिलेक्ट हुआ है। एक एक करके हम लोग समझते हैं न्यूज को। सबसे पहले हम समझते हैं एससी एसटी के मामले को। चलिए बात करते हैं ये क्या है मामला। दरअसल यहाँ पर एक कहानी है कि एक पिटीशन आया। आप सबको पता होगा भारत में 49.5 से ज़्यादा आपका रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी को, और 15% 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटा में। और आपको ये भी पता होगा कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर एक कैटेगरी होती है, और वो क्रीमी लेयर कैटेगरी दरअसल उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, उसे जनरल में कंसीडर किया जाता है। वैसे ही एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होते हैं। वो क्रीम लोग जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे सिविल सर्वेंट भी बहुत सारे एससी एसटी हैं। क्या उनके बच्चों को या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इस पर सवाल उठा है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जस्टिस बी आर गवई ने थर्सडे को ये कहा, एक पिटीशन आया और उस पिटीशन में आपको बता दूं कि संतोष मालवीय नाम के व्यक्ति ने रीड फाइल किया है, रीड पिटीशन। और रीड पिटीशन के तहत ये कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर में एससी और एसटी के जो क्रीम लोग हैं, जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यानी कि उनको जो एजुकेशन में और खास करके शिक्षा में, एजुकेशन और जॉब में जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि ओबीसी में होता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। ये पिटीशंस इन्होंने डाला। अब इस पिटीशंस में कहा कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल क्लास के अंदर में जो क्रीमी लेयर है उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये बातें हो गई, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ये जो मामला है वो लेजिस्लेशन का है, यानी ये पार्लियामेंट निश्चय करेगी, पार्लियामेंट उससे संबंधित कानून बनाएगी कि क्या एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, एससी एसटी के क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। यानी कि एजुकेशन और पब्लिक सेक्टर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोटा बेनिफिटेड। ये डिपेंड करता है, ये लेजिस्लेशन का है। जज जो है, इसी के जज हेडिंग बेंच कर रहे हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज आपको मसीस, इन्होंने इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2024 के कहा कि स्टेट के पास पावर है कि भाई इससे संबंधित शेड्यूल कास्ट के संबंध के अंदर में भी सब क्लासिफिकेशन कर सकता है। वहीं पर जस्टिस गवई हैं, जो 7 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें भी ये बातों में उन्होंने कहा कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि उनको जो रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है क्रीमी लेयर को, इसको एक्सक्लूड करना एक यूनिक आइडिया है और ये पार्लियामेंट इससे संबंधित कानून बनाएंगे। हालांकि ये बात तो सोचने वाली है कि साहब, ये जिस प्रकार से ओबीसी में भी क्रीमी लेयर है और उन क्रीमी लेयर को जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी, क्रीमी लेयर को भी, एससी एसटी के अंदर के जो क्रीमी लेयर को भी रिजर्वेशन से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए।
तो ये बातें जो है हम यहाँ पर समझते हैं। अब आगे के इससे संबंधित पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 7.5% रिजर्वेशन एसटी को मिलता है, 50% रिजर्वेशन एससी को मिलता है और ओबीसी को भी रिजर्वेशन 27% मिलता है। इन तीनों मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन मिलता है ना। दरअसल गवर्नमेंट जॉब में 15% जो पोजीशन होता है शेड्यूल कास्ट के लिए होता है और 7.5% जो होता है एसटी के लिए होता है। वहीं पर एसटी एसटी में ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन के अलावा भी एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है, यानी कि उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो है हाल फिलहाल में जो कानून बनाए गए थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन दिए गए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो सेक्शन है जो जनरल में गरीब है, यानी कह सकते हो कि सुदामा कानून उन्हें कहा जाता है, सुदामा रिजर्वेशन कहा जाता है कि वो लोग जो जनरल तो है परंतु बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीकर है, वैसे लोगों को रिजर्वेशन दिए गए। अब आपको भारत के संविधान में इससे संबंधित प्रावधान है। हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि एससी एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस की गारंटी देता है, आर्टिकल 15 के 4 में। वहीं पर आर्टिकल 16 का 4 एससी एसटी और ओबीसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशंस की गारंटी की बात करती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं 16 के 4, 16 4, ये सारे रिजर्वेशन से संबंधित कानून है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 15, 16 और 335 जो है शेड्यूल कास्ट और एससी के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कानून की बात करता है। चलिए, ये तो बात यहां पर हो गया। दूसरा न्यूज है यहाँ पर, हाल फिलहाल की बात है, यहाँ पर 6th जनरेशन एरो इंजन की बात है। मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि ओनली वे इंडिया कैन डेवलप 6th जनरेशन एरो इंजन और अदर टेक्नोलॉजी की जरूरत है को डेवलप, यानी कि एरो इंजन की जरूरत है भारत को। एरो इंजन 6th जनरेशन एरो इंजन की जरूरत है और भारत इस एरो इंजन को अन्य देशों के साथ मिलकर के बनाने वाला है, यानी कि वो फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर के बनाएगा और साथ में बनाने वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो डीआरडीओ है। साथ साथ में ये कहा है कि भारत करीब करीब इस पर 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है खर्चा करने वाली है आपका, यानी करीब करीब 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेगा इस इंजन को बनाने में। और इन बनाने के बाद भारत रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि हम उन सभी देशों को टक्कर कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ये सारे इंजन हैं। तो फिलहाल भारत जो है इस पर बेहतर तरीके से खर्च करने की बात कह रही है और से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इनके पास 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जैसे चाइना के पास, यूएसए के पास और रशिया के पास, और वो भारत के पास भी हो जाए। इसके अलावा जो है और भी देश है, देशों के साथ भारत मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इस इंजन को बनाने, जैसे जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट, यूके, इन सभी, फ्रांस, जर्मनी और इन सभी को। तो ये भी आपका इससे संबंधित। करंटली मैं बात करूं इंडिया के पास 5th जनरेशन का इस तरीके से है आपका। नेक्स्ट है आपका पीएम का ओपन जे मोहर टनल्स के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो जेड, आप कह सकते हैं कि मोहर मोहर जो कि कश्मीर और लद्दाख कॉरिडोर को जोड़ता है, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये टनल को ओपन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसका नाम है जेड मोहर टनल्स। अब इससे क्या फायदा होगा? 13 जनवरी को ये टनल की शुरुआत होगी, है ना। ये है आपका गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में आपका, और ये हमारे टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर और लद्दाख को जोड़ेगा। पूरा साल सोनमर्ग मार्ग जो है, पूरा जो सोनमार्ग जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा, जिससे टूरिस्ट और आने जाने लोगों के लिए पूरी साल सुविधा रहेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि गंगागीर और सोनमार्ग के बीच में ताजवास ग्लेशियर है, माउंटेन पहाड़ है वहां पर बना, और वहीं पर इस टनल का निर्माण किया गया है। ये टनल को ओपन होने से टूरिज्म का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं क्यों, तो करीब करीब इसको बनाने में 2680 करोड़ रुपया का खर्च आया है। 6.5 किलोमीटर का लंबा टनल है ये आपका। और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ये रूट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। ये मेन टनल जो है 10.8 मीटर लंबा है, मॉडिफाई किया गया है। उसी रास्ते में जो मेन टनल के रास्ते में आपको हॉर्स शू शेप का मॉडिफाई किया गया है। 7.5 मीटर का भी एक स्कैप टनल है, डी शेप का बना हुआ है, वेंटिलेशन उसके अंदर में 8.3, और दो मेजर जो है कलवर्ट्स भी है 110 मीटर 270 का, इस तरीके। जेड मोहर विल बी लीड करेगा जोजिला टनल को भी, जोजिला टनल जो कि कंस्ट्रक्ट हाल फिलहाल में नियरली कंस्ट्रक्ट। जोजिला जो है टनल एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है आपका, जो हिमालयन रेंज में जोजिला पास जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में पाया जाता है, और 13.4 किलोमीटर लंबा ये टनल जो है आने वाले और भी चीज पर, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टनल को देख सकते हो इस तरीके के, ये टनल सोनमार्ग ये पूरा रीजन जो है कारगिल से लेकर तो ये देख सकते हैं श्रीनगर से लेह तक के हाईवे में, यानी मिनी मार्ग है आपका, लेंथ है आपका 14.2 किलोमीटर, है ना। उसी प्रकार से देखें यहाँ पर एक और न्यूज है, इंडिया रिलीज कर रहा है आप कंप्लीशन ऑफ 10,000 ह्यूमन। ये कई बार यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार सरकार ने इस पर प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है जीनोम इंडिया डेटाबेस। जीनोम इंडिया डेटाबेस एक रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक नेटवर्क तैयार करते हैं, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का नेटवर्क तैयार करते हैं, ताकि कितने प्रकार के जीन हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती है, और इसके लिए इसका उपाय और इलाज क्या हो सकता है। तो दरअसल जीनोम इंडिया जो है हाल फिलहाल में दुनिया के अंदर में रिसर्च चल रहा है, इंडिया भी उसका टेम्पलेट बना रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, डिजीज को पता कर रहा है, ड्रग्स थेरेपी से लेकर एवरीथिंग, बायोटेक इकोनॉमी के थ्रू आप कर सकते हो। जीनोम इंडिया प्रोग्राम एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारत के अंदर में कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती है जीन में, है ना। एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में हरियाणा में खोला गया है, और इसके थ्रू जीन और डीएनए को हम पता करते हैं। जीन और डीएनए के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि डीएनए की प्रोफाइलिंग करते हैं, डीएनए की प्रोफाइलिंग करते हैं कि कौन सा डीएनए और किस डीएनए में कौन सी बीमारियां हो सकती है। डीएनए क्या होता है, डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है ना, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है कि भैया हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे आने वाले जनरेशन का बाल कैसा होगा, उसके कैसे होंगे, आपका शक्ल कैसी होगी, फीचर कैसा होगा, ये रिप्रोडक्शन ग्रोथ डेवलपमेंट से संबंधित हर चीज, और साथ साथ में किस तरीके के वायरस भी कैरी कर सकता है। जीन स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए के इससे संबंध, जीनोम का मतलब होता है इंटायरली ऑर्गेनाइजेशन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का, तो वही जीनोम प्रोजेक्ट जो है यहां पर चलाया जा रहा है भारत के अंदर में, और भिन्न भिन्न देशों में भी चलाया जा रहा है, भारत के अंदर में भी वो चलाया जा रहा है। इससे संबंधित कई एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा एप्लीकेशन है, बायो मेडिकल रिसर्च होगा इस पर, जिसके माध्यम से डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, म्यूटेशंस को पता किया जाएगा, और साथ साथ में उससे संबंधित जो है हम लोग मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में भी इससे फायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर जीनोमिक में भी फायदा मिलेगा, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से लेकर इन सभी चीजों में भी फायदे देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। उसी प्रकार से आप जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसीजर की बात कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये जीनोम जो है, मतलब आप देखो जिस तरीके की बीमारियां फैल रही है तेजी से, तो इस बीमारियों को आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट तरीका है आपका जीनोम इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, हम डीन को कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा वायरस इस पर अटैक कर सकता है और ये किस क्षेत्र में है। तो हमारे मेडिकल साइंस के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले कल के लिए भी और आज के लिए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, और बाकी की अगर कोई राय सलाह हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी, धन्यवाद, जय हिंद भारत।